पहला प्रश्न देखेंगे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में हैं, तो भारतीय संविधान में जो है 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। मिलान करने का है। चौथा प्रश्न देखेंगे। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं और राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। ऑप्शन बी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार करें। तो इसका जो जवाब होगा कर्म के अनुसार से पहले हो जाएगा सार्वभौमिक, फिर हो जाएगा समाजवादी, फिर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और लास्ट में हो जाएगा प्रजातांत्रिक। तो इस प्रकार इसका जवाब होगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान के संशोधन जोड़ा गया था जो 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। अगला प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो इस प्रकार इसका जवाब होगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 में ऐसा वर्णन किया गया है कि उस राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। 19 का ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010। 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 के द्वारा संविधान के अधिनियम भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 संसद में पारित किया गया जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो इस प्रकार इसका जो जवाब होगा 1 अप्रैल 2010। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क के अनुसार सभी अधिकारों को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा यसे सूचीबद्ध है या हैं? तो समान कार्य के लिए समान वेतन और दूसरा समान नागरिक संहिता। इस प्रकार इसका जवाब होगा ऑप्शन बी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा? ऑप्शन ए इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है,
श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कर्म क्या है? तो 12वां कर्म है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। और अभी जो है द्रौपदी मुर्मू हैं जो 15वें राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो अधिनियम बन जाता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद हादिम अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कर्म है? तो 12वां कर्म है। अभी फिलहाल में उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका जवाब होगा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ऐसा जो करने वाला है अटॉर्नी जनरल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी इसका जवाब होगा। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में जो होते हैं 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा इसका जवाब होगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये कथन सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेखा अनुदान बना है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु इसका जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। ऑप्शन बी इसका जवाब है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो आइए देखते हैं, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका जवाब होगा। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हा में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाके तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों का परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। तो इस प्रकार इसका जवाब होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखें, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? 352 अनुच्छेद के द्वारा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र और
राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन 1989। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी 18 है। 92वां संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, जीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति इसका जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? बड़े देशों के लिए आदर्श इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता इसका जवाब है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांव के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। तो इस प्रकार इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, प्रशासनिक प्राधिकरण इसका जवाब होगा। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, प्रशासनिक प्राधिकारी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206 इसका जवाब होगा। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी इसका जवाब होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस फ्रांस एवं चीन हैं। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, जिसे सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं। तो इस प्रकार इसका जो जवाब है न्यू चाइना न्यू एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो इसका जो जवाब होगा फ्रांस इसका जवाब है। येलो बुक फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? बेंगलुरु इसका जवाब है। 1987 में बेंगलुरु में किया गया था। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965 ईस्वी में बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो जवाब होगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा कर्म सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र इसका जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। ऑप्शन सी इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। हम भारत के लोक शब्द से शुरू होती है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसमें 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार राष्ट्र सूची के विषय के अंतर्गत आता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1919 नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 1919 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, विधि का कानून या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन मिलता है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है और 19 के का जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? नीति निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जब मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ही मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है।
ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 53 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। अतः बी और सी दोनों सही हैं। एकल हस्तांतरित मत प्रणाली और अनुपातिक मत प्रणाली। तो इस प्रकार इसका जो जवाब होगा बी और सी दोनों सही हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। इस प्रकार इसका जवाब होगा संसद। अगला प्रश्न है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव इसका जवाब होगा। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। वह ऐसा निम्नलिखित आधारों पर करता है: हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण के आधार पर अथवा युद्ध के आधार पर। इस प्रकार इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका जो जवाब है गवर्नर के द्वारा 356 अनुच्छेद के अनुसार भारत में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, एक गलत है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति इसका जवाब होगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद के 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन है वो नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है विधायिका। इसका जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो आइए देखते हैं। शासन प्रणाली की समानता दो पद्धतियां होती है, संसदीय और
अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था को व्यवस्थापिका के सदस्य की कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। इस प्रकार इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं है, ये एक से अधिक। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के प्रति, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है अनुच्छेद 352 में इसका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल इसका जवाब होगा। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? 1956 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष, इसका जवाब होगा। अनुच्छेद 84 के तहत लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके? वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4 और वैध मतों का 1/5। जो इसमें उत्तर दिया गया है उपरोक्त में कोई नहीं, क्योंकि वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटित आधारित है 1971 की जनगणना पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 330 इसका जवाब होगा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, इसका जवाब होगा अनुच्छेद 85 के तहत। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश इसका जवाब होगा। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे है? बिहार और महाराष्ट्र। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? उपराष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है?
12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के चेयरमैन हैं भारत के उपराष्ट्रपति। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान जो है इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, संसद में 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो जवाब है आइए देखते हैं। प्रश्न काल और सभा पटल पर पत्र रखने जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति या कार्यान्वयन इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? अधीनस्थ विधान पर समिति। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पादन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों में रूप में मान्यता प्राप्त देता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन प्रयोजित होता है एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ऑप्शन डी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च होता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। ऑप्शन डी इसका जवाब है। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया है के अध्यक्ष हैं एम.एन. वेंकटचलैया इसका जवाब होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? भारतीय संविधान के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो इसका जो जवाब होगा 33 कर दिया गया है। अब भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 वर्ष इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून तथा द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है
राष्ट्रपति द्वारा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। जहां इसका अस्तित्व है, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं थे जो उनके पद में निहित है। अनुच्छेद 175 के 2 द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधायक पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते? उद्योगपति इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? केंद्रीय संसद के द्वारा। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो केवल बिहार में विधान परिषद है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। भारतीय संविधान में निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए, उपाध्यक्ष को देना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसका जवाब होगा। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो गुवाहाटी और मुंबई इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है? स्वत्वाधिकार मुकदमा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 13 इसका जवाब होगा। अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1905 को इसकी स्थापना किया गया था। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। तेलुगु देशम पार्टी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। और चौथा, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा 1, 2, 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? 1987 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद
243 के जी के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ग्राम पंचायत इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इनमें से सभी सही हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। अगला प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, तीसरा सामूहिक विकास, ये सभी। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। 1959 ईस्वी में पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता कमेटी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक अनुशंसा का रखरखाव, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? राज सूची में है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य या किन राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है? तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 64वां संविधान संशोधन बिल। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? न्यायिक पुनर्विरीक्षण इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में? ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1951 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर, इसका जवाब होगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? M3 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वरीयता क्रम में एक समान रखा गया, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 17वें पर रखा गया। तो अतः विकल्प ई इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है।